अच्छा, एक सवाल है, जब मैं कहती हूँ अंटार्कटिका तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद एक अंतहीन सफेद चादर, हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ सन्नाटा, एक ऐसी दुनिया जो बर्फ और खामोशी में डूबी हुई है। हमारे भेजे गए स्रोतों में भी यही लिखा है, एक ऐसी जमीन जहां इंसान की अपनी सांस की आवाज भी गूंजती है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी यही आता है, एक शांत, वीरान, लगभग सोया हुआ महाद्वीप। लेकिन क्या ये वाकई इतना शांत है? हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। ऐसा लगता है कि ये सन्नाटा सिर्फ एक पर्दा है और असली कहानी तो बर्फ के नीचे चल रही है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये महाद्वीप ऊपर से जितना ठहरा हुआ दिखता है, अंदर से उतना ही बेचैन और जिंदा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ जगहों पर इसकी बर्फ की चादर 4 किलोमीटर मोटी है। 4 किलोमीटर? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। मतलब अगर दिल्ली का कुतुब मीनार एक के ऊपर एक लगभग 55 बार रख दें, उतनी मोटी बर्फ की परत, बिल्कुल, इसके नीचे क्या हो सकता है, ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। और अब जाके टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस परत के पार देख पा रहे हैं, और जो दिख रहा है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हम इस बर्फीली चादर को हटाकर देखेंगे कि इसके नीचे क्या दबा है। प्राचीन झीलें, सोए हुए ज्वालामुखी और पृथ्वी के भूले हुए इतिहास के सबूत। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक इसे धरती का टाइम बॉम्ब क्यों कह रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बर्फ की विशालता से। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है। नहीं, इसे धरती की जलवायु की याददाश्त कहा गया है। इसकी हर एक परत में 1 साल का इतिहास कैद है। उस साल हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, कितना प्रदूषण था, सब कुछ। ये करोड़ों साल पुरानी एक डायरी है। और अब विज्ञान ने इस डायरी को पढ़ने का तरीका खोज लिया है। रेडार और ड्रिलिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से जब वैज्ञानिकों ने नीचे झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें बर्फ के नीचे 1 या 2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा झीलें मिली। क्या 400? सोचिए, एक पूरा झीलों का नेटवर्क जो लाखों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। 1 मिनट, 400 झीलें? मतलब ये बर्फ सिर्फ एक ठोस टुकड़ा नहीं है, इसके नीचे पानी की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। पर वहाँ तो तापमान 0 से भी बहुत नीचे होगा, वो पानी जमा हुआ क्यों नहीं है? है ना, यही सवाल आता है। ये कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है पृथ्वी के गर्भ से आने वाली गर्मी, जिसे जियोथर्मल हीट कहते हैं। अच्छा। ये गर्मी लगातार नीचे से बर्फ को पिघलाती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ठंडे बर्तन को नीचे से हल्की आंच पर रखा गया हो। इससे सिर्फ झीलें ही नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई नदियों का एक पूरा छिपा हुआ नेटवर्क बना हुआ है, मानो बर्फ के नीचे एक और ही धरती बह रही हो। वाह, एक छिपी हुई दुनिया। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी होती है। सबसे मशहूर झील है लेक वोस्टॉक, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबी है। जब वैज्ञानिकों ने इसके पानी के नमूने लेने के लिए ड्रिलिंग शुरू की तो कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा था। डर था, और बहुत बड़ा डर था। ये कोई आसान काम नहीं था। दशकों लग गए सिर्फ योजना बनाने और ड्रिल करने में। दशकों? उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा कि ऊपर की दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया या प्रदूषण झील के प्राचीन पानी में न चला जाए। ये एक तरह से एक टाइम कैप्सूल को खोलने जैसा था, जिसे लाखों सालों से किसी ने नहीं छुआ। किसी ने नहीं। डर इस बात का था कि अगर यहाँ कोई जीवन है तो वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहा है। न हमारी हवा, न हमारी बीमारियां, कुछ भी उस तक नहीं पहुंचा। मतलब अगर हम उसे बाहर ले आए तो उसके नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। और फिर पहला झटका तब लगा जब लेक वोस्टॉक के नमूनों में सूक्ष्म जीव मिले। सच में? और ये कोई आम बैक्टीरिया नहीं थे। ये ऐसे जीव थे जो जबरदस्त दबाव, कड़ाके की ठंड और बिना रोशनी के जी सकते थे। बिना रोशनी के? और सबसे अजीब बात ये थी कि इन जीवों का डीएनए, मतलब जो जेनेटिक कोड होता है, वो हमारे ज्ञात जीवन से अलग तरह से बर्ताव कर रहा था। मानो प्रकृति ने जीने का एक और ही तरीका इजाद कर लिया हो जो हमारी कल्पना से परे है। मतलब हम सिर्फ झीलों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो लाखों साल से अलग थलग हैं। ये तो वाकई अब थोड़ा डरावना लग रहा है। यहीं पे वो बड़ा सवाल उठता है, अगर सूक्ष्म जीवन संभव है
तो क्या इससे बड़ा कुछ और भी हो सकता है? देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक सीधे तौर पर इसकी संभावना से इनकार करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि बिना रोशनी और सीमित ऊर्जा के बड़े और जटिल जीवों का विकास मुमकिन नहीं है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो हमें ये भी याद दिलाती है कि विज्ञान में कभी नहीं कहना बहुत खतरनाक होता है। सही बात है। अंटार्कटिका ने हमें बार बार चौंकाया है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, तो मतलब बर्फ के नीचे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये अपने आप में ही चिंता की बात है। लेकिन मुझे लगता है हमारे स्रोतों में एक और भी बड़ा खतरा छुपा है ना? हाँ, कुछ ज्वालामुखियों के बारे में। बिल्कुल, और ये शायद अनजान जीवों से भी ज्यादा वास्तविक और तात्कालिक खतरा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बर्फ के नीचे 90 से ज्यादा ज्वालामुखी सो रहे हैं। ज्वालामुखी बर्फ के नीचे? ये कैसे काम करता है? मुझे लगा था ज्वालामुखी गर्म होते हैं और बर्फ ठंडी। और यही चीज इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्वालामुखी मरे नहीं हैं, सिर्फ सो रहे हैं। सिर्फ सो रहे हैं? हाँ, और सोते हुए ज्वालामुखी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी चेतावनी के सक्रिय हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी फटे तो वो बर्फ को ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से नीचे से पिघलाना शुरू कर देंगे। नीचे से? हाँ, एक विशाल बर्फीली झील अचानक से बन जाएगी जो ऊपर से दिखाई भी नहीं देगी। और फिर वो बर्फ की चादर अपनी पकड़ खो देगी। ठीक समझे। वो पिघला हुआ पानी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा और बर्फ की विशाल चट्टानें तेजी से समुद्र की ओर खिसकने लगेंगी। मतलब ये पिघलाव अचानक और बेकाबू होगा? बिल्कुल, जिससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। हमारे स्रोत साफ साफ मुंबई, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे बड़े तटीय शहरों का नाम लेते हैं जो सीधे तौर पर खतरे में आ जाएंगे। मुंबई का नाम सुनकर तो मुझे सच में चिंता हो रही है। हम यहाँ सिर्फ दूर के किसी बर्फीले महाद्वीप की बात नहीं कर रहे। इसका असर तो हमारे अपने दरवाजे तक आ सकता है। असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा होगा। समुद्र में अचानक भारी मात्रा में मीठे पानी के मिलने से महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। अच्छा। ये धाराएं पूरी पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करती हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर ये बदल गईं, तो पूरी दुनिया का मौसम अनिश्चित हो जाएगा। कहीं भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आएगी। ये धरती का थर्मोस्टेट तोड़ने जैसा है। धरती का टाइम बम, ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। क्या वैज्ञानिक वाकई मानते हैं कि ये इतना बड़ा और इमिनेंट खतरा है, या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है। पश्चिमी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर पहले से ही अस्थिर है और उसके नीचे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। टाइम बॉम्ब शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम नहीं जानते कि ये कब फटेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर फटा तो असर वैश्विक होगा और उसे रोका नहीं जा सकेगा। ये तो भविष्य का खतरा हुआ, लेकिन अंटार्कटिका का अतीत भी हमें एक चेतावनी देता है ना? करोड़ों साल पहले ये हमेशा से ऐसा बर्फीला नहीं था। बिल्कुल, डायनासोर के युग में ये गोंडवाना नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था। तब यहाँ हरे भरे जंगल, नदियां और जीव जंतु थे। जंगल? हाँ, ये तब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। रुकिए, आप कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में जंगल थे, जैसे अमेज़न या भारत के पश्चिमी घाट में वैसे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और इसका सबूत आज भी मौजूद है। बर्फ के नीचे से पेड़ों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कभी गर्म और नम वातावरण था। इस बात का आज के लिए क्या मतलब है? ये तो करोड़ों साल पुरानी बात है। इसका आज के लिए एक बहुत गहरा और सच कहूं तो डरावना मतलब है। ये हमें बताता है कि अगर अंटार्कटिका पहले हरा था तो ये फिर से वैसा बन सकता है। मतलब ये कि बर्फ का ये विशाल ढांचा स्थायी नहीं है। बिल्कुल, ये अस्थायी है और हम इसके संकेत देख भी रहे हैं। विशाल आइस शेल्फ जो हजारों साल से स्थिर थे, अब कुछ ही हफ्तों में टूटकर बिखर रहे हैं। और इन सब के बीच एक और रहस्य भी है। मैंने पढ़ा कि अंटार्कटिका में कभी-कभी जमीन के नीचे से आती हुई अजीब रेडियो तरंगे पकड़ी जाती हैं। हाँ, जिनका स्रोत किसी को नहीं पता। हाँ, ये एक और पहेली है। ये तरंगे न आकाश से आती हैं न अंतरिक्ष से, बल्कि जमीन के नीचे से। वैज्ञानिक हैरान हैं कि इनका कारण क्या है। क्या ये किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है या कुछ और?
ये उन अनगिनत राज में से एक है जो अभी तक बर्फ के नीचे दबे हैं। और इस पूरी नाजुक व्यवस्था में अब इंसानों की दखलंदाजी भी जुड़ गई है। वैज्ञानिक स्टेशन, ड्रिलिंग और लगातार बढ़ता वैश्विक तापमान, ये सब मिलकर उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जो लाखों सालों से बना हुआ था। बिल्कुल, बर्फ में किया गया हर एक छेद एक जोखिम है, क्योंकि वो हजारों सालों से बंद एक सिस्टम को खोल देता है। अगर किसी झील से कोई प्राचीन सूक्ष्म जीव बाहर आ गया और हमारी दुनिया के अनुकूल ढल गया, तो उसके प्रभाव का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि अंटार्कटिका दुनिया के कोने में एक बर्फ का टुकड़ा भर नहीं है, यह पृथ्वी का संतुलन बिंदु है। सही कहा। वहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर हर महाद्वीप, हर देश और हर इंसान पर महसूस होगा। इसीलिए इसे मानव सभ्यता का इम्तिहान कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चिंता नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है कि हम चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बदलाव पहले ही शुरू हो चुके हैं। ग्लेशियर तेजी से खिसक रहे हैं, बर्फ पतली हो रही है, सैटेलाइट हर दिन इसकी गवाही दे रहे हैं। अब इन चेतावनियों को अनदेखा करना अज्ञान नहीं, बल्कि एक चुनाव होगा, एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। जानकारी में एक बहुत दमदार लाइन है, बर्फ की हर दरार, हर टूटता आइस शेल्फ एक चेतावनी है। ऐसा लगता है अंटार्कटिका चीख कर नहीं, बल्कि धीरे से फुसफुसा कर कह रहा है, समझो वक्त कम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर पर खत्म नहीं होती। जहाँ चेतावनी है वहाँ संभावना भी है। अंटार्कटिका अब भी पूरी तरह टूटा नहीं है, बर्फ ने अब भी अपनी जगह थामी हुई है। शायद ये आखिरी मौका है जहां इंसान अपनी दिशा बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई दुनिया के नक्शे में सबसे नीचे इस सफेद हिस्से को देखे, तो याद रखे कि ये खाली नहीं है। इसके नीचे इतिहास है, खतरा है और शायद हमारे भविष्य की चाबी भी। हमारे हाथ लगी जानकारी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो सभ्यताएं चेतावनियां नहीं सुनती, वे इतिहास की किताबों में सिर्फ एक सबक बनकर रह जाती हैं। सवाल ये है कि हम अपनी कहानी में क्या बनना चाहेंगे, सबक या वो पीढ़ी जिसने सही वक्त पर सही फैसला लिया।